नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। इस गद्य खंड में आज हम लेकर के आए हैं नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कथाकार स्वयं प्रकाश जी ने। तो प्यारे साथियों, इस कहानी को पढ़ने से पहले अति आवश्यक है कि हम लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। तो आइए पढ़ते हैं लेखक का जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। तो ये ध्यान रखें, 13 कहानी संग्रह उनके आ चुके हैं और उनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये विशेष रूप से याद रखने योग्य हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उनके बीच में एक है और विनय और ईंधन एक है। तो ये 2 उपन्यास हैं, ये इनके चर्चित उपन्यासों में से एक है। उनके बीच में और विनय और ईंधन। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे। मध्य वर्ग का जो जीवन है, नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनके जीवन की समस्याओं को, सुखों को, दुखों को इन्होंने बड़े अच्छे से अपने साहित्य में पिरोया है, उसमें प्रदर्शित किया है। चितेरे से तात्पर्य है चित्रकार। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। जो हमारे जीवन में भेदभाव होता है, उसके खिलाफ विरोध दिखाई देता है इनकी रचनाओं में। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। एक समय था जब कहानियां हमें सुनाई जाया करती थी हमारी दादियों के द्वारा, नानियों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा। तो इनकी कहानियों में कहानी कहने का तरीका इतना अच्छा है, इतने अच्छे ढंग से वो लिखी गई हैं कि उनको सुनाकर उस वाचिक परंपरा को समृद्ध किया जा सकता है, जो परंपरा हमारी दादी नानी के समय से चली आ रही है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को ही हम देश नहीं कहते। जमीन का एक टुकड़ा जो चारों ओर से एक विशेष प्रकार की सीमा में बद्ध है, घिरा हुआ है, मात्र वही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। यदि हम देशभक्ति शब्द के बारे में बात करना चाहते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तो
जिस देशभक्ति की बात इन पंक्तियों में कही गई है वह देशभक्ति किसी भूभाग के प्रति देशभक्ति नहीं है। यह देशभक्ति उस भूभाग पर रहने वाले सजीव और निर्जीव पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों, झरनों, जीव जंतुओं, मनुष्यों, यहाँ तक कि जो मर चुके हैं उन लोगों की भी एक साझी विरासत है देश। तो नेताजी का चश्मा जो कहानी है कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है कि देशभक्ति का जो ठेका है वो बड़ों ने ही ले रखा है। देशभक्ति की कहीं नौबत आएगी तो वो बड़े ही करेंगे, अमीर ही करेंगे, कि गरीब ही करेंगे, कि फौजी ही देशभक्त होते हैं और दूसरा कोई देशभक्त नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। देशभक्ति जो भाव है वो है किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी में भी पनप सकता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की यह भावना किसी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है। तो आगे प्यारे साथियों, नेताजी का चश्मा जो पाठ है, मूल पाठ हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब जो हैं ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, कहानी के नायक भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो हर 15वें दिन उन्हें एक विशेष कस्बे से गुजरना पड़ता था। किस वजह से? कंपनी के काम से। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो ये गिनती करवा रहे हैं कि उस कस्बे की विशेषताएं क्या थी, उसकी उपलब्धियां क्या थी, क्या क्या था उनमें। तो 2 स्कूल थे, एक लड़कों का, एक लड़कियों का, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर से तात्पर्य है जहाँ मंच जो है वो खुले में लगा हुआ है और वहीं बैठ कर के लोग वहाँ सिनेमा घर का लाभ लेते थे। और एक ठो मतलब एक अदद नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। नगर पालिका के होने को ये चीज़ें प्रदर्शित करती थी। कहीं कोई सड़क बन रही है तो पता लगता था नगर पालिका है, कहीं पेशाब घर बन रहा है, या कभी कबूतरों की छतरी बन रही है जहाँ दाना ना डाला जा सके, कभी कोई कवि सम्मेलन करवा दिया। तो इससे पता लगता था कि नगर पालिका भी कस्बे में काम करती है। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो यहाँ लेखक स्पष्ट कर देता है कि कहानी किस बिंदु पर आधारित है। वह बताते हैं कि कस्बे का मुख्य जो चौराहा है वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा नगर पालिका के सहयोग से लगवाई गई, और यह कहानी उस प्रतिमा के एक बहुत छोटे हिस्से यानी उसके चश्मे के बारे में है। तो कहानी का जो शीर्षक रखा गया है नेताजी का चश्मा, तो नेताजी से स्पष्ट हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, किसी और अन्य आधुनिक किसी नेता की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, नेताजी के मूर्ति पे जो चश्मा है उस चश्मे की ये बात हो रही है। तो उस चश्मे में क्या खास है उसके बारे में पढ़ेंगे।
पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह माने असमंजस कि समझ नहीं पा रहे थे, दुविधा थी कि ये करें कि वो करें। वो स्थिति ऊहापोह की जब हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, समझ में ना आए हम करें क्या। चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो जब यह बात आई होगी कि एक मूर्ति बनवानी है तो अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं रही होगी। दूसरा, जो उन्होंने अनुमान लगाया था कि लगभग इतने हजार रुपए में मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी, वो बजट ज़्यादा बैठ रहा होगा अनुमान से। और इसी चक्कर में कि अच्छे अच्छे मूर्तिकारों को बुलाया जाए या बजट को मेंटेन किया जाए, तो इस खींचतान में, इस असमंजस में और चिट्ठी पत्री में जो समय बर्बाद हुआ, तो बाद में लोगों को लगा कि चलो जल्दी कर दो, इतना समय बीत गया। तो फिर जल्दी काम करने के चक्कर में किसी स्थानीय कलाकार को ही यह अवसर दिया गया होगा कि तुम इस मूर्ति को बना दो। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। उन्होंने कह दिया होगा कि भाई मैं बना दूंगा, मूर्ति का क्या है, और महीने भर में बना के पटक दूंगा। तो ये जो पटकना शब्द ये बता रहा है कि मोतीलाल जी मूर्ति बनाने के प्रति कितने गंभीर थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। ये ध्यान रखिए, बस्ट किसे कहते हैं। बस्ट वह हिस्सा होता है जिसमें किसी मूर्ति का सर, उसकी छाती, उसके कंधे, सर, कंधे और छाती, तो ये जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है बस्ट। तो वो मूर्ति ऐसी थी जिसमें सर था मूर्ति का, नेताजी का, कंधे दिखाई दे रहे थे और चेस्ट दिखाई दे रही थी, छाती दिखाई दे रही थी। इतना उस मूर्ति को बनाया गया था और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम, कमसिन। कमसिन से तात्पर्य है कम उम्र के। कम माने कम, थोड़े, और सिन माने उम्र, आयु। तो कुछ मासूम, भोले और कम उम्र के लग रहे थे फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। तो नेताजी प्रसिद्ध रहे हैं अपने इन नारों की वजह से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। जब 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, तो उस समय नेताजी ने नारा दिया था दिल्ली चलो, कि हम सिंगापुर में ये आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी, तो सिंगापुर से दिल्ली तक का सफ़र उन्हें तय करना था। बीच में जहाँ भी अंग्रेज उन्हें टक्कर देते, उन सबको हराते हुए, पराजित करते हुए दिल्ली को फतेह करना था। ये नेताजी का उस समय का उद्देश्य था। तो ये 2 नारे उनके बड़े प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। किस दृष्टि से? कि मूर्ति देखते ही लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा होता, उन्हें नेताजी का योगदान जो रहा है आज़ादी में वो याद रहता। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। सारी मूर्ति संगमरमर की थी पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। चश्मा बिल्कुल असली चश्मा था, चौड़े काले फ्रेम वाला चश्मा। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, उन्होंने इस पे ध्यान दिया, इसको देख लिया कि इस मूर्ति में यह दिक्कत है, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उसे
आश्चर्य भी हुआ, जिज्ञासा भी हुई कि ऐसा क्यों। कौतुक, कुतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि मूर्ति संगमरमर की है पर चश्मा संगमरमर का नहीं है, तो ऐसा क्यों। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। और जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, हवलदार साहब ने यह देखा कि जो कस्बा है उस कस्बे में चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति बनाई गई। नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी हुई थी, लेकिन चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं था। वह बिल्कुल असली चश्मा उस मूर्ति पे किसी ने पहना दिया था। नेताजी की मूर्ति पे ये असली चश्मा देखकर हवलदार साहब को यह जिज्ञासा हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और उन्हें यह अच्छा भी लगा कि चश्मा ना होने से यह बात ज़्यादा खराब लगती। इससे लोगों की देशभक्ति की भावना का अभाव पता चलता। मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना उनके देशभक्त होने का प्रमाण है। यह साबित करता है कि उनके अंदर देश के शहीदों के प्रति एक पुण्य भावना कार्य कर रही है। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। आगे इसकी अगली कड़ी लेकर जल्दी ही हम आपके बीच उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया उतना आपको समझ में आ रहा है। स्वयं प्रकाश जी के जीवन के बारे में भी कुछ बातें आपको बताई गई। ये याद रखे जाने की चीज़ें हैं। आप इन्हें एक बार दोहरा लेंगे, हो सके तो इनके नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। और पाठ में भी अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि वो जो कस्बा है उसकी क्या विशेषताएं हैं, मूर्ति को बनाने वाले मास्टर मोतीलाल जी की क्या विशेषताएं हैं, हवलदार साहब की क्या विशेषताएं हैं, कितनी गहराई से वो चीज़ों को देखते हैं, जबकि हम और आप कहाँ इतनी गहराई से किसी चीज़ को देखते हैं। हमने अपने ही कस्बे की मूर्तियों को गहराई से ध्यान से नहीं देखा तो किसी दूसरे कस्बे को क्या देखते। तो ये हवलदार साहब की अपनी विशेषता है। तो हर एक चीज़ जो आपके सामने आई उस पर विचार करें, उसकी विशेषताओं को दिमाग में रखें, नोट करें, और इस तरह से हम पाठ को अच्छे से पढ़ पाने में सफल होंगे। तो आज इतना ही। कल इसकी अगली कड़ी लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।